कि वन नेशन वन इलेक्शन? इससे आगे भी हो गया, वो आपकी जानकारी में नहीं है। दिल्ली में पोस्टर भी लग गए। वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं, वन नेशन वन लीडर हो गया। अगर नरेंद्र मोदी सही कैंडिडेट नहीं है पीएम के अहदे ਲਈ तो फिर सही कौन है? राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी पीएम कहाँ है? मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मुझे मार भी दिया जाए, क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं कि सच कितना है झूठ कितना है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा है मैं निकलिया तो मेरे नाल ये कुछ हो सकता है। मैं हमेशा तो जिंदा रहूंगा नहीं, एक दिन तो मरना ही है मुझे, और मौत जिस दिन आएगी उस दिन मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत नहीं आई जब तक कोई मुझे मार भी नहीं पाएगा। अमर बूटी थोड़ी खा के आऊंगा, हमेशा जिंदा रहूंगा। ईवीएम ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ बीजेपी ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? कि कहाँ जीत रहे हैं वो? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो क्यों नहीं दिए हमें? कि सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ नहीं पता कि इसਨੂੰ पेंडिंग नहीं रखना, इस पे फैसला होना चाहिए? उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं कि उन्हें पता नहीं है? करोड़ों लोगों के मन में शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस शक को दूर करने के लिए क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए। अगर लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, मोदी जी को इतना चाहते हैं, स्वाभाविक वो जीत के आएंगे, सो उन्हें डर किस बात का है? देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ। ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ बीजेपी ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ? देखिए, ये एक बहाना है, या यूं कहो कि इस पर ईवीएम पर सवाल खड़े ना हो, तो सरकार की ये एक बड़ी चाल है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि कहां जीत रहे हैं वो? स्टेट में। अगर स्टेट में जीत भी जाएंगे, सभी स्टेटों में भी जीत जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? पावर कहां है? पावर का सेंटर कहां है? सेंटर में, केंद्र में। इसलिए लोकसभा का चुनाव जीतना जरूरी है, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है वहां। दूसरी गड़बड़ी कहां होती है? गुजरात, जो प्रधानमंत्री का गहरा राज्य है। अगर वहीं हार जाएंगे तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी? और तीसरा उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें जहां पर हैं, वहां पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में आरएसएस का एक दूसरा प्रयोगशाला बन चुकी है, इसलिए वहां गड़बड़ी होती है। किसी भी हालत में हाथ से वो नहीं जाना चाहिए। गड़बड़ी पहली बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। देखिए, मुझे तो जो इसका पूरा सबूतों के साथ जो एहसास ही नहीं, पूरा विश्वास हुआ, वो हुआ 2019 के चुनाव के बाद। 2019 के चुनाव का जो रिजल्ट आया, जिस दिन 23 मई 2019 को, उस दिन जो सारी चीजें हुई और उसके बाद जो सारी रिपोर्ट निकल कर आई, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मेरा जहां तक व्यक्तिगत सवाल है। और हम उसी बार फिर 30 मई 2019 से, जिस दिन मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, उसी दिन से ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले 5 बार जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दिया, प्रदर्शन किया, और उसके बाद में हमने लगातार हम आवाज उठाते रहे आज तक। और अब एक ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा बना के, उसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुत से संगठन हैं, सब मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, तो क्यों नहीं दिए हमें? हमने तो कहा उससे 5 जनवरी 2019 को हम वकील, हम सारे के सारे, हमने बाकायदा उससे पहले उनको लेटर लिखा कि आप हमारे, आपके पास में 5 तारीख को आप 50 ईवीएम मशीनें हमें दीजिए। 50 का मतलब हो गया कि 3 यूनिट होती हैं, तो 5 या 15, 150 यूनिट, 150 मशीनें, यानी कि 50 ईवीएम, 50 वो
कंट्रोल यूनिट, 50 बैलेट यूनिट और 50 वो आपकी जो है वीवीपैट। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮੰਗ लिखित में दिया, कोई बक्तम नहीं है, लिखतम है सारा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने हमें वहां जाने की बजाय, इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, अगर रोक रहे हैं तो दोनों मिले हुए, मैं तो पहले भी कह रहा हूं, दोनों एक ही बात है, सरकार और इलेक्शन कमीशन में कोई अंतर ही नहीं है। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕੇ होए। नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि वो बिके हुए हैं, लेकिन अब तक जितनी भी ईवीएम से संबंधित पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी, सारी डिसाइड हुई तो रिजेक्ट की गई सब। अभी 2 पिटीशन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पड़ी हुई हैं। एक एडीआर की, मैं समझता हूं अब तक की सबसे बेहतरीन जो पिटीशन है वो है एडीआर की, और दूसरी जो है एक और पड़ी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसके संबंध में जो 14,000 से ज्यादा कंप्लेंट हुई इलेक्शन के तुरंत बाद वहां से लोगों ने की कि इतनी धांधली है, उनको डिसाइड किए बिना चुनाव में जो वोटों की गिनती है वो करा ली गई, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। उसके ऊपर नरेंद्र मिश्र जी ने जो पिटीशन डाल रखी है वो पेंडिंग है, 2 पिटीशन पेंडिंग है। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ नहीं रखना, इस पे फैसला होना चाहिए। उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं कि उन्हें पता नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। जब साधारण व्यक्ति को पता है तो उन्हें कैसे नहीं पता होगा? मैं मानता हूं कि पता होगी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तो क्या कहा जा सकता है? ये गेंद तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के पाले में, वो डिसाइड करे जैसा भी है। पर हमारे पास जो अधिकार है या जो हमें करना है वो है जन आंदोलन खड़ा करना है, क्योंकि देश में अब वो परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि जब न्यायपालिका से भी आपको बहुत कम उम्मीद न्याय की है। अगर होती तो ये सबकी चीजें सामने हैं तो ये तो डिसाइड हो जाना चाहिए था। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट के लिए बात मान भी लूं तो मेरे मन में शक है, आपके मन में भी तो होगा शक। जब करोड़ों लोगों के मन में शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस शक को दूर करने के लिए क्यों ना एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए। अगर लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, मोदी जी को इतना चाहते हैं, स्वाभाविक वो जीत के आएंगे। सो उन्हें डर किस बात का है? इलेक्शन कमीशन को दिक्कत क्या है? एक बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से कराओ आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई में हम वैसे ही सवाल उठा रहे हैं तो हम गलत साबित हो जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो जीत के आते हैं और अगर वो जीत के नहीं आए तो तब क्या किया जाएगा? ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 नेशन 1 इलेक्शन। इससे आगे भी हो गया, वो आपकी जानकारी में नहीं है। दिल्ली में पोस्टर भी लग गए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ही नहीं, 1 नेशन 1 लीडर हो गया। ये जो चीजें हो गई हैं, किस आधार पर आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन? कौन सा तरीका है? क्या इसका जो है मतलब लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली आप कैसे इस बात को साबित करें? ਅਗਰ ਆਪ ਇਤਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ नहीं? नहीं, मैं तो नहीं जानता उनके एजेंडे में क्यों नहीं है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो कल जब जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, सभी विपक्षी पार्टियों को यहां आना पड़ेगा। हां, आज ना आके वो इस आंदोलन को थोड़ा सा लंबा जरूर कर रही हैं। आपकी नजर में अगर नरेंद्र मोदी सही कैंडिडेट नहीं है पीएम दे औहदे ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ कौन है? राहुल गांधी? नहीं, नरेंद्र मोदी पीएम कहां है? नरेंद्र मोदी तो प्रचार मंत्री है, परिधान मंत्री है, कपड़े बदले भाई, दिन में 4-5 बार कपड़े बदले, परिधान मंत्री है ना, प्रचार मंत्री। नरेंद्र मोदी के प्रचार पर प्रतिदिन लगभग 45 करोड़ रुपया इस देश का खर्च किया जाता है। 45 करोड़, 4.5 लाख अग्निवीरों की एक दिन की तनख्वाह है जो नरेंद्र मोदी के प्रचार पर, विज्ञापन पर एक दिन में खर्च होती है। ਜਦੋਂ ਇਸ तरह क्या है? ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए उस देश में जिसमें 100 करोड़ के लगभग आबादी भुखमरी के कगार पर है, गरीब है। 81 करोड़ लोगों को खुद सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रही है। लोगों की शिक्षा खत्म हो गई, लाखों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं।
8 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल यहां से विदेश हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। लोगों के पास में ढंग से न दवा है, न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है। रोजगार बुरी तरह से तबाह है। 13 लाख लोग इस देश को छोड़कर चले गए, विदेशों की नागरिकता ले ली इन्हीं पिछले 8-9 सालों में। तब भी नहीं समझ में आता कि देश की स्थिति कैसी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं, देखिए वो कुछ भी कहें, ये उनका काम है। मेरा काम है जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना और पूरी मजबूती के साथ लड़ना। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे मार भी दिया जाए, क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं कि सच कितना है झूठ कितना है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके और महमूद पराचा के खिलाफ FIR करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है, करो भाई FIR। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनसे घबराना क्या है। मैं हमेशा तो जिंदा रहूंगा नहीं, एक दिन तो मरना ही है मुझे, एक दिन तो खत्म होना ही है। और मौत जिस दिन आएगी उस दिन मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और जब तक मौत नहीं आई जब तक कोई मुझे मार भी नहीं पाएगा। इस बात की परवाह क्या करनी है। अमर बूटी थोड़ी खा के आया हूं हमेशा जिंदा रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक जिंदा हूं ये दिखना भी चाहिए, और मैं इसीलिए जनता की बात को लेकर संघर्ष करता हूं। ये मेरा काम है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ EVM 'ਚ ਗੜਬੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।